भाई राकेश अध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान इस देश के नवनिर्माण में लगी हुई विभूतियाँ और आज की इस बातचीत के लिए आए हुए आप सभी भाई बहन, सबसे पहले तो मुझे और मेरे सभी मित्रों को आपसे क्षमा मांगनी है कि राकेश जी को हम लोगों ने कहा था कि 11 बजे के लगभग हम लोग पहुंचेंगे, लेकिन लोनी में इतनी स्नेह की बरसात हुई कि सवेरे एक जगह नाश्ता मिल जाए काफ़ी है, 3 जगह रोक रोक करके, और दूसरा ये जो ट्रैफिक है। लेकिन राकेश लगातार दिशा देते रहे और हम लोग आपके बीच में आ गए। दूसरे, मैंने राकेश जी से जो आग्रह किया था वो था कि कुछ मित्रों से मुलाकात कराइएगा, बात कराइएगा। बड़ी सभा नहीं करनी। बड़ी सभा तो 1 या 2 लोगों को परिचित कराने के लिए होती है, उसमें मंच होता है और लोग होते हैं। बहुत हुआ तो सेल्फी खींच जाएगी, इससे ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती। जिस उद्देश्य से हम लोग चले हैं वो उद्देश्य कुछ जानकारी इकट्ठा करने का है, और हम लोग को वो जानकारी दिल्ली में, बम्बई में, बंगलोर में, मीडिया में, संसद में, विश्वविद्यालयों में नहीं मिल पा रही, क्योंकि वो जानकारी वहाँ है नहीं। वहाँ तो अंधेरा है, राग दरबारी बज रहा है। वो जानकारी आम लोगों के बीच से मिलेगी। रोज रोज की जो जिंदगी जी रहे हैं, जो अगल बगल रहते हैं, हिंदू मुसलमान, ब्राह्मण दलित, गरीब अमीर, गांव शहर, मर्द औरत, और वो 3 सवाल आपकी जानकारी में भी रखना है। पहला सवाल तो ये है कि हमको आपको कैसा लग रहा है। आजकल जो देश और समाज की हालत है, ये जैसा कल था वैसा ही आज, वैसा ही कल रहेगा, या जैसा कल था वैसा आज नहीं है और आज कल और बिगड़ जाएगा। जैसे आपका घर में हम सोए हैं और उठे सवेरे और पड़ोसी ने आके कहा कि भैया आपके घर में, हमने उधर से निकल रहे थे, देखा कि एक सांप आपके घर में घुस गया। हमने नहीं देखा, लेकिन पड़ोसी ने बताया। अब सांप घुस गया तो हम क्या करेंगे? पहले तो अपने परिवार को सुरक्षित करेंगे, माँ बहन बेटी को कहेंगे जरा संभल के रहो, बच्चों को करेंगे। दूसरा, पड़ोसियों से कहेंगे भैया हमारे घर में सांप घुस गया, लाठी लेके आओ, भाला लेके आओ, ईंटा लेके आओ, और खुद भी लग जाएंगे। और तब तक लगे रहेंगे जब तक सांप या तो भाग न जाए या मारा न जाए। तो क्या है देश की हालत? शांति है, अमन चैन है, कहीं आने जाने की समस्या नहीं है, या एक दूसरे को देख के घबराहट हो रही है, परेशानी हो रही है, चिंता हो रही है? दूसरा सवाल ये है कि अगर ये परेशानी है, हालात खराब हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे कौन है? हुकूमत है, उद्योगपति हैं, मीडिया है, मंदिर मस्जिद के मालिक यानी पुरोहित और मौलवी और फादर और ग्रंथी साहब हैं, या विदेशी ताकतें हैं, या सब कुछ मिल करके है? क्यों है अगर गड़बड़ी हो रही तो? लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब देश के नेताओं के पास नहीं है, जिसका जवाब देश के मीडिया के पास नहीं है, हमारे जैसे यूनिवर्सिटी प्रोफेसरों के पास नहीं है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास नहीं है, और वो सवाल ये है कि अगर देश की हालत अच्छी नहीं है, इन कारणों से देश की हालत खराब हो रही है, तो हम इसको कैसे संभालें? हमारी माँ को डॉक्टर ने बता दिया कि हार्ट की प्रॉब्लम है। अब क्यों है वो तो माँ जाने और उनका शरीर जाने, लेकिन अब इलाज तो हमको करना है ना। हम अपनी माँ को बीमार नहीं देख सकते। और जो बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर होगा, बढ़िया से बढ़िया उपाय होगा, वो सब करेंगे। तो देश माँ की तरह से होता है। देश में ही हमारा जन्म है, जैसे माँ से हमारा जन्म है। माँ न होती तो देश से हम जन्म नहीं लेते।
धीरे धीरे देश की ज़रूरतें माँ की ज़रूरतों की तरह से बढ़ती जाती हैं और एक लायक बेटी बेटा का धर्म है कि देश की ज़रूरतों को पूरा करें। प्रोफेसर अनिल ठाकुर जी आ गए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, उनका ताली बजा के स्वागत करें। ये नागरिक मंच दिल्ली के संयोजक हैं और समाजवादी समागम भारत के महामंत्री हैं। इनसे हमने कहा था कि अब देर हो रही डॉक्टर साहब, अभी पढ़ा करके आ रहे हैं, अब राकेश के यहाँ रहने दीजिए और 5 बजे डॉक्टर पासी के यहाँ गांधीनगर मिलेंगे, क्योंकि हमको लगता नहीं है कि राकेश की दिए हुए रोटी दाल पर आपका नाम लिखा है। तो इन्होंने आपको कैसे पता हमारा नाम लिखा हुआ है? हम जरूर पहुंचेंगे, तो आपको बहुत धन्यवाद। यही 3 सवाल हैं। क्या देश की हालत जैसी है अच्छी है? अच्छी है तो फिर कोई बात नहीं है, अपना अपना काम करिए। और पूरा हिंदुस्तान 2 हिस्से में बंट गया। कुछ लोग कहते हैं कि देश की हालत बहुत अच्छी है, ऐसा 75 साल में कभी ऐसा अच्छा था ही नहीं। और ऐसे लोगों के नेता का नाम भी हम सब जानते हैं। एक का नाम है अडानी, एक का नाम है अंबानी। उनकी संपत्ति, उनका मुनाफा, उनकी औकात में कई गुना वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है। और फिर जो लोग सरकारी पार्टी से जुड़े हैं, उनका भी 10 उंगली घी में और सर कढ़ाई में है। वो जो चाहते हैं सब मिल जाता है। नौकरी मिल जाती है, लाइसेंस मिल जाता है, व्यापार मिल जाता है, जमीन मकान मिल जाता है सरकारी पार्टी के नेता। लेकिन ये सबको मिला दीजिए, सरकारी पार्टी के नेता और उद्योगपति और विदेशी कंपनियों के एजेंट, तो कितने लोग होंगे? 1 अरब 40 करोड़ में 1 करोड़ भी नहीं होंगे। बाकी लोग कहते हैं कि देश की हालत अच्छी नहीं है। सबसे ज़्यादा देश में किसान हैं। 100 में 65 लोग अभी भी गांव पर निर्भर हैं, गांव में जीते हैं। किसान हैं, कुटीर उद्योग है यानी दस्तकार हैं, खेतिहर मजदूर हैं। और उन्होंने 1 साल धरना लगाया कि हमारी फसल का सही दाम नहीं दोगे तो हम गरीबी में पैदा होते हैं, गरीबी में मरते हैं। दूसरा हिस्सा बड़ा तादाद का है छोटे दस्तकारों का, लकड़ी का काम करने वाले, लोहे का काम करने वाले, मिस्त्री का काम करने वाले, बिजली का काम करने वाले, ऑटोमोबाइल का काम करने वाले दस्तकार लोग, उनका धंधा मारा गया। ये जो छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं, इन सब को हमला चीन ने कर दिया। चीन के बनाए सामान से खाली मोबाइल फ़ोन नहीं है, खाली कंप्यूटर नहीं है। हमारे अभी जो हमारी बहू ने गणेश लक्ष्मी मंगाया अभी दिवाली की पूजा के लिए, तो उसमें ही मेड इन चाइना है गणेश लक्ष्मी। दिवाली की जो लतर है रोशनी की, वो भी मेड इन चाइना। तो जो स्थानीय बनाने वाले थे, अलीगढ़, मुरादाबाद, बनारस, भागलपुर, अलीगढ़, सब जगह एक काली रात जैसे रोशनी है ही नहीं। तीसरे जो बच्चे हमारे पढ़ लिख रहे थे, किसी को 2 लाख रुपया महीना ट्यूशन, किसी को 4 लाख रुपया, अगर मेडिकल में तो 1 करोड़ रुपया सालाना फीस दी जा रही है, लेकिन वो निकल रहे हैं, रोजगार नहीं। अभी डॉक्टर राकेश रमन झा ने कहा इतनी बेरोजगारी कभी नहीं थी। हम लोग यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, फ़ोन आता है हमारे बच्चों का जो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज है, यहाँ तक कि कुछ को रिजर्वेशन का भी फ़ायदा है, एससी है, एसटी है, ओबीसी हैं, लेकिन नौकरियाँ ही नहीं हैं। 5000 अच्छे भले पढ़े लिखे नौजवान ज्ञानी स्त्री पुरुष एडहॉक में दिल्ली यूनिवर्सिटी में, खाली दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जहाँ से भी अनिल ठाकुर जी हैं, बाकी हिंदुस्तान का तो कहना ही। तो हालात अच्छे नहीं है ऐसा दिखाई पड़ता है। लेकिन जो बड़ी बात हुई है, बेरोजगारी पहले भी कम ज़्यादा होती थी, महंगाई भी होती थी, किसानों का भी कभी कभी नफ़ा नुकसान होता था। लेकिन जो इस समय सबसे खतरनाक बात है कि घरों में दरार पड़ रही है, परिवारों में गरीबी के कारण और मोहल्ले समाज में धर्म के कारण। एकाएक ये कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में है।
हम तो हमारा जन्म हिंदू परिवार में हुआ बनारस के, और हम बनारस के हैं, थोड़ा ज़्यादा पूजा पाठ वाला शहर है। हमको लगा कि हिंदू धर्म में बहुत सुधार की ज़रूरत है। हिंदू धर्म का जो जात पात है, जो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, हिंदू धर्म का जो पूजा और इस सब में अभी जैसे कोई जन्म होगा बच्चे का, बरई होगी तब भोजन कराओ, और अगर तेरही हुई तब भी भोजन कराओ। माने पैदा होने से लेके मरने तक पड़ोसी सब ताक में लगे रहते कब हम राकेश रमन के यहाँ से न्योता मिल जाए, आनंद कुमार कैसे न्योता मिल जाए। इसका आर्य समाज ने विरोध किया और कहा कि सादगी का जीवन सीखो। अगर दान करने की इच्छा ही है तो गरीबों को, अनाथों को, बेसहारा को दान करो। इन सब चीज़ों से हिंदू धर्म पर खतरा है। इसीलिए आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, गांधी जी और आखिर में बाबा साहब अम्बेडकर ने कई बातें कही। लेकिन मुसलमानों के जैसे हिंदू खतरे में है, ये एक नई बात बताई जा रही। और वो कब खतरा आएगा? आज से 30 साल बाद आबादी की रफ्तार जो अगर बढ़ती रही तो हिंदू अल्पमत हो जाएंगे, मुसलमान बहुमत हो जाएंगे। और बहुमत जब हो जाएंगे, जैसे कश्मीर में पंडितों को निकाला है, ऐसे बाकी हिंदुस्तान से भी आपको निकाल देंगे। अब इतना बड़ा झूठ इस दिल्ली शहर में इस्लाम को मानने वालों की हुकूमत 600 बरस से थी, 600 बरस। और आज भी दिल्ली शहर में मुसलमान हिंदू की तुलना में 1/4 है। 200 बरस अंग्रेज की हुकूमत थी, और पूरे देश में 200 बरस की हुकूमत के बाद ईसाई 3%, 4% हैं। तो जब अंग्रेजी राज में हिंदू धर्म खतरे में नहीं पड़ा और गुलाम वंश में या मुगल वंश के राज में हिंदू धर्म खतरे में नहीं पड़ा, तो अभी तो धर्मनिरपेक्ष राज है। और प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सेना का कमांडर हिंदू, चीफ जस्टिस हिंदू, यहाँ तक कि हमारे सभासद हिंदू, विधायक हिंदू, सांसद हिंदू। ये खतरा कैसे हो रहा? क्यों झूठ बोल रहे हैं? भाई साहब माफ़ करना, हम भी जानते हैं कि ये बात जो हमने कही गलत है, लेकिन अगर बांटेंगे नहीं तो राज कैसे करेंगे? तो मुसलमान एक तरफ हो जाएगा, हिंदू एक तरफ हो जाएगा, वोट हमको मिल जाएगा। क्योंकि बाकी पार्टियां हिंदू मुसलमान की बात नहीं करती, वो इंसान की बात करती। गरीबी, बेरोजगारी, औरतों के खिलाफ हिंसा, गरीब की मदद, इन पर मुद्दा रहता है। चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, और चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, चाहे नई पार्टी हो आम आदमी पार्टी की तरह से, और चाहे पुरानी पार्टी हो सीपीआई की तरह से या कांग्रेस की तरह से। और मुसलमानों को क्या कहा जा रहा है? इस्लाम खतरे में। देखो तुम्हारी बाबरी मस्जिद तोड़ा कि नहीं तोड़ा? कश्मीर में जमहूरियत ख़त्म की कि नहीं की? वो अखलाक गोश्त बनाया था उसने, कहा गाय का मांस खा रहा है, उसको मारा कि नहीं मारा? और वो लड़की बंगलोर के कॉलेज वाली जा रही थी पढ़ने, घर से माँ पिता ने कहा था बेटा हिजाब पहन के जाना, और जब वो कॉलेज में घुसी तो कुछ लफंगे जो उस कॉलेज के भी नहीं थे नारा लगाते हुए वंदे मातरम। जिस वंदे मातरम को गाते हुए लोग फांसी के तख्ते पर झूल गए, उस वंदे मातरम को गाते हुए एक बेसहारा लड़की, हिंदुस्तानी लड़की पर छीटाकशी करने लगे। इस सबको देख के मुसलमान के दिल पर क्या गुजरेगी? कश्मीर के पंडितों के साथ जाति हुई, इसमें कोई शक नहीं है। और जाति करने वाले विदेशी एजेंट थे, देश को तोड़ने वाले थे। कश्मीर में जितने हिंदू पंडित मारे गए उससे ज़्यादा मुसलमान मारे गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा किया और मुल्क के साथ वफादारी का फैसला किया। ऐसे ही कुछ गुंडों ने 1 लाख भीड़ इकट्ठा करके एक मस्जिद तोड़ा, लेकिन उससे ज़्यादा लोग शर्मिंदा हुए। उस लड़की के साथ गलत हरकत की कुछ गुंडों ने, बंगलोर वाली बेटी के साथ,
लेकिन लगा कि भारत माता की बेइज्जती हो रही और अखलाक के साथ जो हुआ उससे सारा हिंदू समाज शर्मिंदा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। वो कहते हैं कि मुसलमानों के मोहल्ले में जाने पर डर लगता है और हिंदू कहता है कि रेल के डिब्बे में चढ़ने में डर लगता है। पता नहीं कब कहाँ से क्या हो जाए। ये जो बात है सांप्रदायिकता, ये घर में दरार पड़ने जैसी चीज़ है। चुनाव में लोग हारेंगे जीतेंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर दिल टूट गए तो फिर दिल को जोड़ने वाला कोई हकीम नहीं है। यकीन फिर से बनाने के लिए कई गांधी को अपनी जान देनी पड़ेगी और गांधी अब पैदा होने वाले नहीं हैं। अब तो नेता पैदा हो रहे हैं। नेता के लिए देश से बड़ा दल है और दल से बड़ा अपनी कुर्सी का मामला है। और गांधी के लिए सबसे बड़ा देश था स्वराज और देश से भी बड़ी इंसानियत थी। उधर से हम दूसरी तरफ आ गए। तो हम इन्हीं 3 सवालों के जवाब के लिए निकले थे। राकेश जी ने और आपने जो अच्छा काम किया, एक सुंदर जगह आपने सम्मेलन किया वाल्मीकि मंदिर में। यहाँ से देश को बनाने बचाने की जो आवाज़ निकलेगी वो आखिरी आदमी औरत की आवाज़ होगी, क्योंकि तमाम तरक्की के बावजूद वाल्मीकि समाज सबसे उपेक्षित है। अंतिम आदमी औरत से पूछने का मौका आपने दिया है। इसीलिए आपको कुछ कहना पड़ेगा, नसीम फारूकी साहब को कुछ कहना पड़ेगा, क्योंकि ये अंतिम लोगों के साथ खड़े लोग हैं, उनके नेता हैं। असल में लड़ाई है भारत में, लेकिन लड़ाई के 4 मोर्चे हैं। पहला मोर्चा है कमाई का, उसके 2 चेहरे हैं। एक तो किसान की कमाई, दस्तकार की कमाई, उसको दाम नहीं मिल रहा है, 1 साल धरना दिया। दूसरा बेरोजगारी का सवाल कि हम मेहनत करना चाहते हैं लेकिन हमको रोजगार नहीं है, कमाई का सवाल। और इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ शिकार हैं। ऐसा नहीं कि हिंदू के खेत में पैदा गेहूं और गन्ना, उसका तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा और मुसलमान के खेत का नहीं मिलेगा। नहीं, सबका वही हाल। अभी मेरठ, मोदी नगर, मुरादनगर में यही बात सुन के आ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि अगर नाम पर हिंदू का नाम होगा तो उसको रोजगार मिलेगा और मुसलमान को नहीं मिलेगा। सब बेरोजगारी से परेशान है। दूसरा सवाल है दवाई का। कोरोना के बाद से हर घर में, यहाँ जो सम्मेलन करा रहे हैं राकेश रमन झा, इनको इनकी पत्नी, इनकी दीदी और पूरे परिवार की तपस्या ने इनकी जान बचाई। लेकिन कितना खर्चा पड़ा इनका। जिस घर में एक बीमारी आ जा रही है उस घर में कर्जा बढ़ रहा है, और कोरोना जैसी बीमारी हो तो लोग कहते हैं किसी कीमत पर जान बचानी, लेकिन वो कीमत बहुत ज़्यादा है। पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था लूट की व्यवस्था हो गई। तो एक इलाज की नीति बनानी पड़ेगी। तीसरा सवाल पढ़ाई का है। हर घर में बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ाना उनकी ज़िंदगी बनाना है, लेकिन कहाँ पढ़ाएं? सरकारी स्कूल में पढ़ाएं तो वहाँ पर पढ़ाई अच्छी नहीं है, और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं तो इतनी फीस ज़्यादा है और पढ़ाई का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मैं दिल्ली के ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसने पढ़ाई पर ध्यान दिया है, उसको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक बुनियादी ज़रूरत को पूरा करने का बीड़ा उठाया। और कई और सूबों में ये बात चल रही है कि पढ़ाई पर ध्यान दो। पिछली सरकार जो कांग्रेस की थी उसको बधाई देता हूँ कि उन्होंने शिक्षा को बुनियादी अधिकार की सूची में डाला। अब 18 साल के हर लड़के लड़की को पढ़ने का अधिकार है। उसको फीस मिलेगी, उसको किताब मिलेगी, उसको वजीफ़ा मिलेगा, उसको जूता मिलेगा, उसको कलम मिलेगी। क्योंकि ये देश आगे तभी बढ़ेगा जब हर बच्चा बच्ची, हर लड़का लड़की शिक्षित हो। तो पढ़ाई का सवाल है। और फिर महंगाई का सवाल है। महंगाई खाली हमारे आपके घर में नहीं है,
भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जब जाएंगे गेहूं खरीदने, आटा खरीदने, फल खरीदने, गैस खरीदने, तो बीजेपी की मेंबरशिप का कार्ड दिखाने से उनका दाम कम नहीं हो जाएगा, उनको भी वही दाम देना पड़ेगा। फ़र्क ये है कि वो कहते हैं कि महंगाई के खिलाफ मत बोलो। तुम्हारी देशभक्ति का तकाजा ये है कि पाकिस्तान से मुकाबला है, चीन से मुकाबला है, महंगाई को जरा बर्दाश्त करो। असलियत क्या है कि 20 रुपए किलो के आसपास आजकल हिमाचल में, शिमला के आसपास या उत्तराखंड में सेब मिल रहा है। हम लोग सब जाड़े का समय है, सेब है, 20 रुपए के आसपास किसान को मिल रहा है और सेब काफ़ी है। तो जब हमारी बहू किसी को भेजेगी सेब खरीदने, वो आएगा, भैया कितने का लिया? दीदी 200 का भी मिल रहा था, 150 का, 100 वाला भी ठीक था, हमने 100 वाला लिया। किसान को दिया 20 रुपया और ग्राहक से लिया 100 रुपया, 80 रुपये का मुनाफा है। और यही हर चीज़ में है। बिचौलिया लूट रहा है, सरकार उनके साथ है क्योंकि उनको चंदा देते हैं हम लोग। तो हम लोग इस बात के लिए निकले हैं कि हमको लगता है कि देश की हालत खराब हो रही है, खास तौर पर हिंदू मुसलमान। दूसरी बात, इसका कारण भी दिखाई पड़ रहा है। जैसे कल तक लोग पूजा करते थे नवरात्र पर, दिवाली पर, दशहरा पर, वैसे ही पूजा कर रहे हैं हर हिंदू मुसलमान। कोई नया तरीका नहीं है जिसमें नफरत आ जाए। और जैसे मुसलमान अभी हम आए तो कहा कि नमाज का वक्त हो गया है, अजान हो गई, लोग चले गए। जैसे सैकड़ों साल से मुसलमान दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है, वही नमाज आज भी पढ़ रहा है। ऐसी सिख भी कर रहा है, यही ईसाई भी कर रहा है। तो धर्म स्थानों से नफरत नहीं आ रही, मोहल्ले से भी नफरत नहीं आ रही है। जो पड़ोस के घर के लोग हैं, अगर घर में कोई बीमार हो जाए तो पड़ोसी जो भी है, चाहे जिस धर्म जात का हो, उसको बुला लिया कि अम्मा की तबीयत खराब हो गई है, रात से अस्पताल चलना, जरा आ जाओ। अभी कोरोना हुआ था तो खून देने का खाली जवान लोगों को, 18 से 45-50 वाले, और आपके डॉक्टर ने कहा कि खून चाहिए और घर में कोई जवान नहीं है। तो पड़ोस के 2 लड़के जवान हैं, तो पड़ोस को फ़ोन किया कि बहन या भाई जरा लल्ला को या मुन्ना को भेज दो, हमको खून की ज़रूरत है। तो पड़ोस में भी हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा, लेकिन राजनीति में हो रहा है। चुनाव के मौके पर हिंदू मुसलमान हो रहा है। कुछ पार्टियां तो इसी धंधे में लगी हैं कि डराओ और वोट इकट्ठा कर लो, बांटो और राज करो। तो चिंता की बात यह है कि दरारें बढ़ रही हैं और वो फैल रही हैं। अभी मैं एक बच्चों के मदरसे में था, हमारे सभी साथी थे, तो वहाँ उन बच्चों से पूछा, उन बच्चों का, वो मुसलमान बच्चे थे मदरसे में, उनका किसी हिंदू से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ऐसे ही आप और लोगों से पूछिए, हिंदू लड़कों से पूछिए, तो मोबाइल, फेसबुक, इससे दोस्ती का दायरा तो है, लेकिन ज़्यादातर अपनी जात जमात के लोगों से दोस्ती होती है। तो एक दूसरे के बारे में जानकारी नहीं। जानकारी का कुल एक आधार है मीडिया, और मीडिया में पाकिस्तान हिंदुस्तान, कब्रिस्तान शमशान, हिंदू मुसलमान। मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। हम लोग 23 तारीख से निकले हैं, आज 27 तारीख है। 5 दिन में हम लोग गाजियाबाद, मेरठ और अब दिल्ली। कस्बों में जो खबर है वो ये है कि आपस का यकीन बचा हुआ है। हम लोग गए कहने के लिए गाजियाबाद में कि गाजियाबाद नहीं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़ी बदनामी है क्योंकि यहाँ बड़े दंगे हो रहे हैं। तो कहा आपको जानकारी नहीं है, पूरे गाजियाबाद के इतिहास में 75 साल में कुल एक बार 91-92 में फसाद हुआ था, कुल एक बार। कहा हम लोग अमन चैन से हैं, आप अपने को संभालो दिल्ली वालों, क्योंकि दिल्ली में आपने 40-50 लोगों का कत्ल कर दिया आज से 3 साल पहले। उस समय मैंने राकेश को फ़ोन किया ईदगाह में, मौलाना फारूकी और तमाम दोस्त लोग
एक लावारिस सैकड़ों लोग आ गए थे और पता नहीं चल रहा था कि कब इसका अंत होगा, क्योंकि जो पार्टी के नेता थे वो खुद भाषण दे रहे थे और वो धमकी दे रहे थे। उनको देखिए, लेकिन यहाँ नहीं वहाँ को देखते। गाजियाबाद में हो जाएगा कोई बात नहीं, अब खत्म ही है। गाजियाबाद में नहीं, दिल्ली में दंगा हुआ है, गाजियाबाद में नहीं हुआ है। 91-92 यानी 30 साल में। ऐसे मेरठ में बताया कि बड़ा खराब दंगा था, 3 महीना वहां पर कर्फ्यू था मेरठ में। लेकिन ये बात आज से 84-87 की थी। काफ़ी सबक ले लिया है मेरठ वालों ने कि गुंडों के हाथ में अगर समाज की तकदीर छोड़ दोगे तो बड़ा नाश होगा। बनारस का मैं हूँ, बनारस में 92 में कर्फ्यू लगा था जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई। लेकिन फिर 92 के बाद जब चुनाव हुआ तो बनारस के बनियों ने, मारवाड़ियों ने चंदा दिया था राम मंदिर आंदोलन के लिए। कहा था कि राम मंदिर के लिए चंदा दिया था, मस्जिद तोड़ने के लिए नहीं दिया था। 6 महीना हमारा धंधा चौपट हो गया, तुमको वोट नहीं देंगे। बीजेपी हार गई थी, कल्याण सिंह की पार्टी हार गई थी। तो गांव में, कस्बे में, छोटे शहरों में अभी भी अमन चैन है। ये जो राकेश को क्यों हमने कहा, क्योंकि राकेश की मदद से कई हजार घरों में रसोई की गैस रहती है और उसमें राकेश के जो साथी लोग हैं वो ये नहीं कहते कि राकेश सर ये रमजान अली के घर में गैस खत्म हो गई, भेजे कि ना भेजें, और राजेंद्र कुमार के यहाँ गैस जाए कि ना जाए। जिसकी जैसी ज़रूरत है वैसी सेवा करते हैं। इसीलिए जब मैं चुनाव में लड़ा था तो इतनी मदद, इतनी मोहब्बत में मिली इस पूरे इलाके में। हमारे जैसे आदमी को 4.5 वोट नहीं मिलना चाहिए था, 4.5 लाख वोट मिला। कैसे मिला? आपस की मोहब्बत से मिला, इन लोगों के भरोसे मिला। ऐसे ही आगे भी हुआ। जब चुनाव हुआ तो 10 में से 9 सीट आम आदमी पार्टी के विधायक जीते थे। तो कस्बे में गड़बड़ नहीं है, गरीबों में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ है राजनीति में। तो क्या किया जाए? इनको सबक सिखाना पड़ेगा। क्यों ये कर रहे हैं ऐसा? इनको हुकूमत का गुरूर हो गया है। ये चुनाव में जीत गए, 1 बार नहीं 2 बार जीत गए, तो गुरूर तो रावण का भी नहीं टिका, दुशासन का नहीं टिका, अंग्रेजों का नहीं टिका, आपका भी नहीं टिकेगा। गलती हमसे हो गई है कि हम लोग ज़्यादा ख्याल नहीं करते। ये जरा इन दोनों से, दीदी को भी पूछिएगा, राकेश की और धर्मपत्नी को, कि रोज़ सवेरे उठ के पहला काम क्या करती है। किसी घर में पहला काम क्या होता है? हम मर्दों को ज़्यादा मालूम नहीं है। पहला काम हर घर में सवेरे सफाई का होता है, क्योंकि कल दिन भर में, रात भर में गंदा हो गया था। घर हमारा है, हम जिम्मेदार भी हैं, लेकिन गंदगी आ गई तो सफाई करनी पड़ेगी। फिर कल सवेरे फिर सफाई करनी पड़ेगी। अगर हम बहू को कहें कि अब कल तो सफाई किया, तब रहने दो 2 दिन, कहें क्या बात करते हैं, बिना सफाई के ना खाना बनेगा ना पूजा होगी। यही एक देश का भी हाल। अभी हम लोग इस बात का ख्याल नहीं रख पा रहे थे। चुनाव के बाद जो हुकूमत बनती है, धीरे धीरे उसमें गंदगी बढ़ती है, उसकी सफाई करनी पड़ती है। सफाई कौन करेगा? सरकारी कर्मचारी करेगा? नहीं, वो तो तनख्वाह लेगा। विधायक करेगा? नहीं। सांसद करेगा? नहीं। मंत्री करेगा? नहीं। हमको करना पड़ेगा। तो इसीलिए यात्रा निकली, किसी के खिलाफ नहीं है और किसी के साथ भी नहीं है। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अभी हम लोगों को इस बात की बहुत खुशी है कि कुछ राजनीतिक दल फिर से जिम्मेदारी की राजनीति करने लगे। उसमें एक पार्टी है कांग्रेस पार्टी। ये पार्टी धीरे धीरे हवाई हो गई थी। एक नई चीज़ चली है, इस मशीन के जरिए राजनीति करते हैं, उसको कहते हैं ट्विटर। घर में बैठ के 10 मिनट आपने कुछ लिख दिया, अब उस पर राजनीति हो रही है। न कहीं आना, न कहीं जाना, न किसी से मिलना। लेकिन करते करते जब बाती हो गई तो कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा नेता
7 सितंबर से केरल से चला और कश्मीर तक मुतवातिर चल रहा है। और राहुल गांधी के कांग्रेस के बड़े नेता के चलने के कारण 2 बातें हो गई। एक तो कांग्रेसियों में राजनीति को पैदल लोगों से जोड़ने की तमीज आ गई। नहीं तो अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, आप हवाई जहाज से नहीं चलते हैं, तो कांग्रेस में आपकी, और कांग्रेस क्या बाकी पार्टियों में भी यही हाल। लेकिन अब कांग्रेस में जमीन से जुड़ो, यही राजनीति की परिभाषा हो गई। अब 2 तरह के कांग्रेसी हो गए हैं, एक जो पदयात्रा में गए थे और एक जो किसी वजह से नहीं जा पाए। और जो नहीं जा पाए वो कहते हैं कि अगली बार कोई मौका मिलेगा तो हम जरूर जाएंगे। सक्रियता की राजनीति, जन संपर्क की राजनीति। और चूंकि कांग्रेस ने किया, तब बाकी पार्टियां भी खरामा खरामा आराम घर से निकल रही हैं। मैं था तो लोकदल के लोगों ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश के किसानों का गन्ने का दाम दो, इसके लिए सीधी चिट्ठी किसानों से लिखवा रहे हैं। और वो शायद 1500 या 1700 गाँव में खुद वो चौधरी जो लोकदल के अध्यक्ष हैं, चौधरी चरण सिंह के, खुद गांव में जाएंगे। फिर सुना कि समाजवादी पार्टी वो भी कुछ करने जा रही है, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कुछ करने जा रही है। तो विरोधी दलों में हरकत आ रही है, एक अच्छी बात है। दूसरा, राहुल गांधी ने आमने सामने का ललकार दिया, कहा कि हम तुमसे सहमत नहीं हैं और हम खुले खजाने कह रहे हैं और निहत्थे कह रहे हैं, तुमको जो करना हो कर लो। तो ऐसे ऐसे लोग जो डर गए थे, वापस उनका यकीन वापस आया। हमारी एक लड़की है राकेश की जूनियर, सिनेमा स्टार थी, JNU की लड़की, फिल्म स्टार बम्बई की। वो थोड़ी हिम्मती थी तो हर जगह चली जाती थी। बाद में उसके मैनेजर ने कहा कि दीदी, आपको अगर एक्टिंग करनी है तो जगह जगह जा करके सरकार के खिलाफ बोलना बंद कर दो। क्योंकि उस बेचारी के खिलाफ 12-15 मुकदमा स्वरा भास्कर। तो स्वरा भास्कर ने हमसे एक दिन कहा कि सर, अभी हमारे मैनेजर ने कहा कि साल भर चुप रहो। अभी हमने देखा कि स्वरा भास्कर भी राहुल गांधी के साथ नारा लगाते पैदल चल रही है। हिम्मत लौट रही है सच को सच कहने की। और कुछ लोग ये याद कर रहे हैं कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी। लेकिन जो बड़ी बात है जो हम लोगों ने पता लगाई, वो ये कि इस समय समाज में धर्म को लेकर के ज़्यादा संजीदगी हो गई। हिंदुओं से पूछे कि आपकी मुसलमानों से क्या शिकायत है, तो अगर आपके दिल से उनका दिल मिला है तो कुछ बातें वो बताते हैं। अरे यार भाई साहब, क्या बताएं, एक कश्मीर में बड़ी जाति हुई तो आपको कहना पड़ेगा कश्मीर में गलत हुआ, क्यों हुआ इसको और तफसील में जाना पड़ेगा। यार वो जो एक बादशाह था औरंगजेब, उसने जो बनारस में, मथुरा में, अयोध्या में तोड़फोड़ की, सही नहीं किया। तो आप उसको कबूल करेंगे कि औरंगजेब गलत बादशाह था, लेकिन फिर आप और अकबर की भी याद दिलाएंगे कि दीन इलाही उसने चलाया। और अमन चैन का 2 ही सिलसिला बना, एक सम्राट अशोक का और एक सम्राट अकबर का। और आप मुसलमानों से बात करिए, आपकी क्या शिकायत है? कहा देखो भाई, हम तो आम आदमी हैं, मुसलमान है सही है, लेकिन तुम हमारे खास दोस्तों, तुम्हारे दिल की बात बताते हैं। ये जो बाबरी मस्जिद तोड़ी गई वो सही नहीं हुआ, किसी धर्म स्थान को तोड़ना सही नहीं हुआ। जब गुरुद्वारा तोड़ा गया अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, वो भी सही नहीं हुआ। विश्वनाथ मंदिर का तोड़ना भी सही नहीं हुआ। करने वाला जो था वो गलत था, चाहे इंदिरा गांधी ने तोड़वाया, चाहे औरंगजेब ने तोड़वाया, और चाहे विश्व हिंदू परिषद, RSS और BJP तोड़ा। धर्म का मामला संजीदगी का मामला होता। ऐसे ही आतंकवाद का समर्थन कोई भी कर रहा हो, कहीं भी कर रहा हो। सिख आतंकवाद गलत था, मुस्लिम आतंकवाद गलत है, हिंदू आतंकवाद गलत है। तो हम लोग आधा सच की बात से पूरा सच की तरफ चले, यही समाधान है। और सबसे बड़ा रास्ता दिल से दिल मिलाने का क्या है?
सेवा। आप गिर गए, एक्सीडेंट हो गया और हमने आपको न जानते हुए अपनी गाड़ी रोकी और आपको गाड़ी में बिठा कर अस्पताल पहुंचाया। जिंदगी भर के लिए आप हमारे दोस्त हो गए, क्योंकि हमने नहीं पूछा। हमने कहा कि इंसान गिरा हुआ, तो इंसानियत का तकाजा। और यही गांधी का रास्ता था, यही विवेकानंद का रास्ता था, यही ईसा का रास्ता है, यही मोहम्मद का रास्ता है। रास्ता हम भूल गए। तो हम लोग से किसी ने कहा कि अब जैसे ये लोग हैं ना, ये दिल से जवान है ये लोग, लेकिन अब ये लोग क्या करें, इनका बाल पका हुआ है। मेरे बाल भी झड़ गए, उम्र हमारी 72, 73, 74। अरे भाई दद्दा, ये तो नाती पोतों के साथ घर बैठ के जाड़े में बोरसी तापने का, चाय पीने का और खेलने का समय है। कहाँ जाड़े में आप लोग घूम रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं कि घर में रहना मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे बाद की पीढ़ी ये पूछेगी कि ये मुल्क आपने हमको कैसा सौंपा। गांधी का जब नाम लेते हैं तो कहते हैं हमको मुल्क गुलाम था जब गांधी पैदा हुए थे, उन्होंने देश को आज़ाद करा के हमको सौंपा। नेहरू, उनका नाम लेंगे तो जब नेहरू प्रधानमंत्री बने तो एक सुई भी नहीं बनती थी। नेहरू जब मरे तो तमाम कल कारखाने, स्कूल, कॉलेज बन गए। हर एक ने हमको कुछ दिया, हम क्या दे रहे हैं? ये जो राकेश के 2 बच्चे हैं, वो पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि मम्मी पापा ये क्या किया आपने? फिर राकेश हमसे पूछेंगे कि सर आप लोगों ने क्या किया? हम लोगों का थोड़ा बहुत असर है, पहचान है। तो ये सुरेश खैरनार नागपुर से, राम धीरज बनारस से, सुरेंद्र कुमार जी मुजफ्फरपुर से, ये सब उन लोग प्रायश्चित यात्रा में निकले। हम बुजुर्ग लोग जो हमारे साथ बीच की उम्र वाले हैं, मंथन, अंबिका, अंसारी, रमेश, ये हमको सहारा देने के लिए निकले कि हमारी पीढ़ी ने पाप किया। पिछले 30 बरस की हिंदुस्तान की राजनीति और हुकूमत हमारी पीढ़ी के हाथों में थी। हमारी पीढ़ी को जयप्रकाश नारायण ने तैयार किया। लालू प्रसाद यादव से लेकर अरुण जेटली तक ये जेपी आंदोलन की पैदावार थी। और हम लोग वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जाने क्या क्या बने। और हमने किया क्या? हमने देश को बांटो और राज करो के दलदल में धंसा दिया, सांप्रदायिकता की राजनीति में फंसा दिया। तो जब फंसाया आपने है तो निकालेगा कौन? अगर स्टीयरिंग व्हील पर हम बैठे हैं और गाड़ी हमने ले जाकर के दलदल में धंसा दी तो हम ही को नहीं निकालना पड़ेगा, और नहीं तो गाड़ी वहीं फंसी रहेगी। अच्छी बात यह है कि इसको बदलने का एक तरीका है, और वह है चुनाव। जो लोग राजनीति में नहीं है उनसे मैं कहूँगा राजनीति में दिलचस्पी लीजिए, और जो लोग राजनीति में उनसे कहूँगा सक्रिय होइए, और जो सक्रिय हो रहे हैं उनसे कहूँगा चुनाव में वर्क करिए, और हो सके तो चुनाव लड़िए। क्योंकि राजनीति को आपने छोड़ दिया। किसके जिम्मे छोड़ दिया फारूकी साहब? गुंडों के जिम्मे। पार्टियां परिवार के प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई। और पार्टियां टिकट किसको देती हैं? विनेबिलिटी, जीतने वाला। जीतेगा कौन? पैसे वाला। और दाल में नमक की तरह से अगर गुंडा हो तो फिर क्या कहना। तो हर पार्टी में होड़ लग गई अपराधियों को राजनीति में लाने की। इसलिए जब वो जीते तो बैठे तो जवाहरलाल की कुर्सी पर, राजेंद्र प्रसाद की कुर्सी पर, राम मनोहर लोहिया की कुर्सी पर, लेकिन हरकतें उनकी राक्षसों की थी। मैं एक उत्तर प्रदेश की बात बता दूं, कितना मामला बिगड़ गया। एक गुंडा था, वो गुंडा पहले विधायक बना, इंडिपेंडेंट, बिना किसी पार्टी के। अगली बार उस गुंडे ने कहा कि किसी पार्टी का टिकट लेना है, तो उसको बसपा ने टिकट दे दिया, फिर जीत गया, लोकसभा का जीत गया। हरकत तो उसकी गई नहीं, तो मायावती ने उसको अपने लखनऊ के दफ्तर में बुला के गिरफ्तार कराया, क्योंकि वो गुंडा गरीब की जमीन पर कब्जा कर रहा था, पार्टी से निकाल दिया। तो क्या गुंडा की राजनीति खत्म हो गई? नहीं, अगली बार उसको सपा ने टिकट दे दिया, फिर वो जीत गया आजमगढ़ से। फिर वो हरकत से बाहर नहीं आया तो सपा ने भी निकाल दिया, तो खत्म हो गया उसका काम? जी नहीं, उसको अगली बार भाजपा ने टिकट दे दिया, फिर वो जीत गया। ऐसे ही गुंडा था, ये गुंडा यादव था, हिंदू था। एक गुंडा मुसलमान था सिवान में। उस गुंडे को पहले अपने से जीता,
फिर लालू यादव की पार्टी ने टिकट दिया, फिर उसका दिमाग इतना खराब हो गया कि दिन दहाड़े उसने हमारी यूनिवर्सिटी के एक शानदार छात्र नेता को गोली मार दी। तो लालू प्रसाद यादव को बुलाया चीफ प्राइम मिनिस्टर ने, पार्टी से निकालो शहाबुद्दीन। उसने कहा कि निकाल के क्या करेंगे, फिर जीत जाएगा। इस तरह से लोगों के बीच में राजनीति करने वालों की जगह असामाजिक तत्वों का बोलबाला हो गया। तो राजनीति, आपको मालूम है नेताजी किसको कहा गया पहली बार? इस देश के इतिहास में पहली बार नेताजी का मतलब सुभाष बोस था। अब हर कोई नेताजी है। हजारों लोगों ने अपने बच्चों का नाम सुभाष रखा, हजारों लोगों ने। क्यों? क्योंकि चाहते थे हमारा बच्चा सुभाष बने, भगत सिंह बने, जयप्रकाश बने। आज राजनीति में जो लोग हैं, लोग अपनी बहू बेटियों को उनसे मिलवाना नहीं चाहते, अपने घर का दरवाजा दिखाना नहीं चाहते। नेता है तो मजबूरी है, जाना पड़ेगा उनके दरवाजे। तो राजनीति को बदलने की जरूरत है, क्योंकि राजनीति के कारण देश में इतना बड़ा खतरा आ गया है। मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, हिंदुओं से एक अपील कर, हम जो कर रहे हैं हिंदू के नाते, हमको लगता है कि हमारा करना क्या बुरा है। राम का मंदिर भारत में नहीं बनेगा तो सऊदी अरेबिया में तो नहीं बनेगा, लेकिन जो बाकी लोग हैं उन पर क्या असर पड़ा इसको समझ लीजिए। और रहीम ने इस पर दोहा कहा है, एक जगह किसी नासमझ ने एक साथ केले का पेड़ और बेर का पेड़ लगा दिया। दोनों बड़े हो गए, दोनों पेड़ थे, लेकिन फिर जब देखा तो उस पर उन्होंने दोहा लिखा, और वो हिंदुओं को समझना चाहिए, और पाकिस्तान के मुसलमानों को समझना चाहिए, और अमेरिका के ईसाइयों को समझना चाहिए। ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का रिश्ता। कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग। बेर मतलब कंटीली पौध वाला एक फल, बेर का फल जो शिव जी पर चढ़ाया जाता है, और केर मतलब केला। कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वाह डोलत मन आपने। अब हवा चल रही है तो बेर का पेड़ लहरा रहा है, वाह डोलत मन आपने, वाह को फाटे तंग। तो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का रिश्ता बेर के पेड़ और केले के पेड़ का रिश्ता है। अपनी तरफ से कोशिश करो कि सुकून बना रहे, यकीन बना रहे, कि अल्पसंख्यक जहाँ भी होगा वो अपनी पहचान को लेकर परेशान रहेगा। जैसे कश्मीर का पंडित, जैसे यूपी का मुसलमान, जैसे केरल का ईसाई, या लद्दाख का बौद्ध, या पंजाब का सिख, उसकी थोड़ी हमदर्दी से मिजाज पुरसी करनी चाहिए। हम लोग आपके यहाँ देर से आए, लेकिन धीरे धीरे सब लोग इकट्ठा हो गए। हम लोग इसी बारे में कुछ कहने के लिए, कुछ सुनने के लिए आए थे। अब अगला 2 दिन का समय है, शाम को गांधीनगर, कल मसूद खान इनके दोस्त हैं राकेश के, उन्होंने सीलमपुर में रखा है। कल शाम को हम लोगों ने कौन सा एक वजीराबाद में, बहन इश्तियाक हैं, गरीब औरतों की मदद करती हैं इश्तियाक बहन। और परसों हम लोग एक बड़ा सुंदर बगीचा है फिरोज शाह कोटला के पास, उसका नाम ही है शहीद पार्क। वहाँ 4 मूर्तियाँ लगी हैं, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की, और उसी के बगल में जयप्रकाश नारायण की। जयप्रकाश जी के चरणों में बैठ के हम अपनी यात्रा का समापन करेंगे। तो आपसे 2 दरखास्त है। एक तो 29 को दोपहर में 11 बजे से 1 बजे 2 बजे तक, अनिल जी 2 बजे तक है, 11 से 2 बजे का, जितने लोग इस यात्रा में शामिल थे वो लोग रहेंगे, और वो लोग रहेंगे जिन्होंने इंतजाम में मदद किया, जैसे यहाँ पर राकेश ने किया, और कुछ और लोग भी आएंगे। और 30 तारीख को हमने जो यात्रा की, हम अकेले नहीं हैं, ऐसी यात्राएं 300 छोटी बड़ी टोलियों ने की है, 300 पूरे देश में, 2 जिला 3 जिला, 2 जिला 3 जिला, करीब करीब पूरे हिंदुस्तान में हलचल मची है। तो वो लोग 30 जनवरी को 11 बजे जंतर मंतर पर मिलेंगे और आगे का काम तय करेंगे। हम लोग इस यात्रा के बाद, जैसे चुनाव हुआ, चुनाव खत्म हो गया, हार जीत हो गई, बात खत्म, वो नहीं है।
ये एक सिलसिला बनाना पड़ेगा। हमको ज़्यादा दिलचस्पी लेनी पड़ेगी। हमें एक दूसरे को ज़्यादा कम मिलते थे, ज़्यादा मिलना पड़ेगा। आप देखिए कि पिछले 6 महीने में आप अपने धर्म से बाहर के लोगों से कितनी बार मिले। राकेश तो मिलते रहते क्योंकि इनका काम ऐसा है, हम कितनी बार मिले। तो मिला जुला के आप देखेंगे कि ज़्यादातर अपनी जात, अपने धर्म वालों के साथ हमारा उठना बैठना है। कोशिश करके दायरे को बढ़ाइए और बस समस्या सुलझने लगेगी। हम लोगों ने जो बात की वो हम लोगों को पुरखों ने बताई थी। जब दंगे हो रहे थे तो गांधी जी पहले नोआखाली गए, जहाँ मुसलमान गुंडों ने बंगाल में हिंदुओं के साथ ज्यादती की और गांधी जी वहाँ पहुँचे। उसके बाद बिहार में हिंदू गुंडों ने मुसलमानों के साथ ज्यादती की, गांधी जी वहाँ गए। फिर दिल्ली में हर धर्म जाति के गुंडे हर धर्म जाति के साथ ज्यादती कर रहे थे, सिख हिंदू मुसलमान, तो गांधी जी दिल्ली आए और यहीं उन्होंने अपनी शहादत दे दी। लेकिन जहाँ जहाँ गांधी जी गए वहाँ उन्होंने यही कहा कि प्रेम का रिश्ता बनाओ, सेवा का रिश्ता बनाओ, एक दूसरे के साथ सद्भावना। सद्भावना का मतलब बर्दाश्त करना होता है। आप जानते हैं कि हम गलत बात कह रहे हैं, लेकिन आप उसकी वजह से हमारी जबान नहीं काटेंगे। आप कहेंगे तुम्हारी बात गलत है, हमारी नहीं मानते हो, तजुर्बा तुमको सिखाएगा, लेकिन राहत, मोहब्बत, एकता रहती है और यही इस मुल्क की बुनियाद है। हम लोग जो स्वागत हुआ है इसके लिए बहुत आभारी हैं। और जहाँ तक आपने तन मन धन की बात की, इसमें जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो है धन। धन की ज़रूरत नहीं है। राकेश रमन ने अपने जेब से हम लोगों के खाने का इंतज़ाम किया है। जो लोग आए हैं अपनी अपनी जगह से, ये सब लोग अपने अपने किराए से आए हैं। धन का मामला नहीं है, मन का मामला है। मन का मामला है। अपने मन में ये गांठ बांधनी है कि हम जो भी हो जाए किसी दूसरे धर्म वाले की बेइज्जती नहीं करेंगे, उसको डराएंगे धमकाएंगे नहीं, और उसके साथ मोहब्बत का रिश्ता रखेंगे। चाहे हम हिंदू हों, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, चाहे बौद्ध, चाहे जैन, इतनी ही कसम खानी है। और अगर हमारा चाल चलन सही हो जाएगा तो सियासत वाले लोगों की औकात नहीं है कि देश को तोड़ दें। उनकी ये हैसियत नहीं है कि हमारे चाल चलन को बदल, फिर उनको भी बदलना पड़ेगा। अब आता है समय स्वागत का। मैं राकेश रमन झा से कहूँगा कि जिन 3 समाज सेवियों को उन्होंने पहचाना है, उनको हमारे सद्भावना बढ़ाओ देश बचाओ यात्रा की समिति की तरफ से एक शॉल और एक घड़ी भेंट दी जाएगी।